21 दिसंबर 2023 को एक आतंकी हमले के बाद 22 दिसंबर 2023 को यानी कि अगले दिन सेना पुंछ जिले से 26 लोगों को उठाती है। उनका टॉर्चर होता है और इस टॉर्चर में 3 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है कवर अप। ये स्टोरी कारवां ने की है, कारवां की रिपोर्टर ने की है और बताया है कि उस दौरान क्या क्या घटा, परिजनों को क्या क्या सहना पड़ा और आज भी वो क्या क्या सह रहे हैं। हम समझते हैं इस अपराध के पीछे की दास्तां, कहानी को जितेंद्र कौर तुर से, जो कारवां की रिपोर्टर है, जिन्होंने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है। वेलकम जितेंद्र। थैंक यू विष्णु। जितेंद्र, सबसे पहले तो आप बताइए कि वो घटना क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस पर हमने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट पर दबाव भी डाला गया है, रिपोर्ट को हटाया भी गया है, इसके बाद आपने फॉलो अप भी किया है। तो हम समझना चाहते हैं कि वो क्राइम क्या है, करने वाले कौन हैं। तो शुरू करते हैं कि वो हुआ क्या था 22 दिसंबर 2023 को। विष्णु, 22 दिसंबर 2023 को जो हुआ था उसका जो एक ओरिजिन है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो है 21 दिसंबर 2023 की घटना से, जिसमें कि फौज की एक पार्टी आ रही है। वो उस क्षेत्र में बफलियाज की तरफ जा रही है और रास्ते में उनके ऊपर एक आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में हमारे फौज के 4 जवान शहीद होते हैं। ये हमला घात लगा के किया गया था, एम्बुश करा गया था और इस हमले में जो आर्मी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक तो इनका एक इंटेलिजेंस फेलियर रहा। दूसरा ये है कि हमारे जवानों के, उन्होंने 2 जवानों के सर भी काट लिए और फिर उन कटे हुए सरों को, उसके एक वीडियो भी उन्होंने नेट पे फ्लोट कर दी, जिससे और ज़्यादा ये हलचल मच गई और ज़्यादा इमोशंस भी हाई हुए थे जवानों के, है ना। और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी और बहुत दुख की बात तो थी ही थी। और तो और वो हमारे हथियार भी ले गए थे साथ में, राइट। तो ये सब हुआ 21 दिसंबर को दोपहर के वक्त, दोपहर के बाद की बात है, रजौरी में। हाँ जी, रजौरी में जो जिस जगह पे हुआ था वो है पंगाई करके। अब इसकी जब तक इनको खबर पहुंचती है फौज के सीनियर ऑफिसर्स को, फिर जब तक ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, कंफर्म करते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई, हथियार गए, हमारे 2 लोगों के सर लेकर गए वो लोग। उसके बाद में ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही फौज हरकत में आती है और डेरा की गली एक जगह है जहाँ पे एक 48 RR जो ये राष्ट्रीय राइफल्स है उनका एक बेस है वहाँ पे इमीडिएटली एक मीटिंग शुरू होती है। इसकी डिटेल्स मैं आपसे आने वाली कॉन्वर्सेशन में करती हूँ। बट इमीडिएटली फिर क्या होता है कि एक उस समय जो हमें पिछले साल जब मैंने स्टोरी करी थी, जो मुझे तब इस समय पता चला था कि इन्होंने इमीडिएटली, जैसे कि होता है जब भी किसी फौज के ऊपर कोई ऐसे आतंकी हमला होता है, तो ये ऐसा नहीं कि लोगों ने पहली बार करा है, राइट। ये हमेशा एक होता है कि सिविलियंस के ऊपर, जिनके ऊपर इनको विश्वास ही नहीं है, जो कि एक्चुअली इनके आंख और इनके कान भी हैं, वहाँ के जो गुज्जर्स हैं, जो बकरवाल्स हैं, तो वहाँ के लोगों को उठाया जाता है और यूजुअली शायद यही मोडस ऑपरेंडी रहता है। जैसे इस केस में है कि पीट के निकलवाना है। अब ये तो पता नहीं कि एग्जैक्टली किसने क्या है, तो इनके ऊपर ये था कि हमें ये सब रिकवर भी करना है, ये भी पता करना है कि कौन शामिल था, आतंकवादियों को पकड़ना भी है। और उसमें क्या होता है कि ये एक जगह है, एक गांव है टोपा पीर, ये पुंछ ज़िले में पड़ता है। और टोपा पीर के साथ साथ इन्होंने आसपास के बहुत सारे गांव, थाना मंडी, हासपलोट, पंगाई, संगलियानी, माड़ा करके, इन सब लोगों गांव में से लोगों ने बहुत सारे लड़कों को उठाया उस दिन। और एक बुजुर्ग भी थे टोपा पीर से, उनको भी उठाया और इनके ऊपर फिर टॉर्चर करा जाता है 3 अलग अलग कंपनी ऑपरेटेड बेसिस पे। और जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अल्टीमेट फिगर आई थी, वो जो हमने कंफर्म करे हैं, वो है 26 लोगों को उठाया गया, पीटा सबको गया, इंजर सब हुए और उसमें से 3 लोगों की मौत हुई। उनको इतनी ज़्यादा बेरहमी से मारा गया, मौतें ज़्यादा भी हो सकती थी। एक और लड़का था इरफान करके, जिसको उन्होंने फिर अल्टीमेटली उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको एयरलिफ्ट करा गया वहाँ पे क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बल्कि उसको तो उन्होंने यही बोल के छोड़ दिया था कि ये भी शायद मर ही रहा है। तो उसी गाड़ी में था वो जिसमें बाकी की 3 लाशें थी।
जतिंदर, अभी जैसे आपने बताया ये पूरी घटना क्या थी, कैसी इन्वॉल्वमेंट थी सेना की, कैसे लोगों को पकड़ा गया, टॉर्चर किया, 3 डेथ होती है, इसके बाद क्या होता है? क्योंकि आपकी स्टोरी कवर अप की भी बात करती है, हाँ जी। वो सब क्या होता है? विष्णु, पिछले साल जब ये 2023 की बात थी, तो जैसे ये खबर फैली, और खबर इसलिए फैली कि ट्विटर के ऊपर हर जगह पे एक वीडियो फ्लोट हो गई थी, जिसमें कि उन्होंने दिखाया था कि कैसे इनको टॉर्चर कर रहे हैं जवान, उसके ऊपर मिर्ची डाल रहे हैं, उनको डंडों से पीट रहे हैं। तो ये वीडियो ये कह के वायरल हुई थी कि ये वही लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी मौत हो गई है, इन्हीं लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। जब ये वीडियो फैली, इधर से ये लोग फौज ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, ऑपरेशन पंगाई करके। उस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन पंगाई था। तो इन लोगों ने क्या करा कि उस समय इंटरनेट बंद कर दिया गया था उस रीजन में। मुझे याद है कि जब मैं ये कोशिश कर रही थी स्टोरी इनिशियली करने की, या इनके परिजनों तक पहुंचने की, एफआईआर की कॉपी लेने की, इवन एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिल रही थी, बिकॉज उस समय इंटरनेट बंद था। थोड़ी ही दिनों में वहां पे डिफेंस मिनिस्टर भी चले जाते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं, और उनको एश्योरेंस दी जाती है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हमारे बंदों ने गलत करा है। ये आर्मी वाले उनको बोलते हैं, और आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स पहुंचते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट मशीनरी है, वो लोग भी जाके उनको मिलते हैं, और हर जगह इनको ऐसे आश्वासन दिया जाता है। बट उस समय बहुत दिनों तक इंटरनेट बंद था। फिर कहीं पे जाके टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में, मुझे हल्का सा याद है कि जब इनका थोड़े दिनों के बाद में इनका इंटरनेट खुलता है, तब जाके हमें समझ आई कि अब हम इनको कैसे, इनसे जब बातें करना शुरू करा, जब हमने इनसे ये पूछा कि ये वीडियो वही है जो आप लोगों के मरे हुए, बोला कि ये हमारा वीडियो नहीं है। फिर पता चला कि इन्होंने, फौज ने एक ही गांव से 9 लोगों को नहीं उठाया। ये जो 9 लोग थे, ये थे टोपा पीर के, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, 6 बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी थे। लेकिन जो बाद का जो ये सारा था, ये बाद में हमें पता चला कि और भी गांव से उन्होंने लड़कों को उठाया है, और भी लड़कों को मारा है। बल्कि एक गांव के लड़कों को तो उनका कवर अप ऐसा था कि एक गांव के लड़कों, जिन लोगों को इन्होंने उठाया था, संगलियानी करके और सावनी माड़ा करके, उन लोगों को तो उस दिन उन्होंने गाँव वापस भेज दिया। और जब ये बहुत ज्यादा शोर मच गया, इंटरनेट पे बात फैल गई, लोगों को पता चल गया, सोशल मीडिया पर आ गई, तो उसके बाद में इन लोगों ने उनको गांव से बाहर ही नहीं निकलने दिया 2-3 दिन तक। और बाद में जाके उन्होंने अपना इलाज कराया, उनका भी फिर इलाज होता है। ये जितने भी जख्मी थे, इन्होंने इनको फौज के हॉस्पिटल्स में ले गए, वहां पे जाके इनका इलाज हुआ। और जिन लोगों की मौत हुई है, आज तक परिजनों को उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई। एक एफआईआर दिखावे के लिए जरूर लॉन्च हो गई, लेकिन उस एफआईआर में कोई जख्मियों के नाम नहीं थे। सिर्फ एक अननोन बंदे के अगेंस्ट वो एफआईआर लॉन्च होती है, 302 के अंडर होती है। और उसके बाद में एक तो ये कवर अप था, दूसरा ये था कि इनको आश्वासन दिया गया ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए, कि हम तो बिल्कुल टाइम बाउंड वे में हम ये करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, जिन्होंने करा, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको सजा मिलेगी। पर साथ के साथ इनको पैसा दिया जाता है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई अपनी ड्यूटी में, मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने उनको पैसा दिया, थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला। और लेकिन आर्मी ने, ये मैंने कभी नहीं सुना था कि आर्मी ने इनको 10-10 लाख दिए, जिसका कि कोई अकाउंट नहीं है। तो ऑब्वियसली इनके इंटेलिजेंस फंड्स का वो हिस्सा थे। इनको आके 10-10 लाख उन्होंने हैंड ओवर करे, जो जिनकी मौत हुई थी उनके परिजनों को। और जो जख्मी हुए थे उनको 1.5 लाख रुपया दिया गया, इलाज तो कराया गया फौजी हॉस्पिटल में। पर ये है बात सोचने की कि मीडिया ने रिपोर्ट करा कि आर्मी ने इनको 10 लाख रुपए दिए हैं कैश में, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि किस फंड में आए हैं, किस कैटेगरी में आए हैं। ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे यहाँ पे। बल्कि फौज के जब अपने लोगों की भी मौत होती है, तो देयर आर प्रॉपर फंड्स की कैटेगरीज होती है, जिससे आपको वो पैसे रिलीज होते हैं आपके परिवार के लिए, बाद में पेंशन मिलती है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये तो वो जैसे ये तो ब्लड मनी वाला हिसाब हो गया कि, और कि हमने कत्ल कर दिया, हमसे कत्ल हो गया, हमने मार दिया, इसके बदले में ये पैसे उठाओ और अपना मुंह बंद रखो। हाँ, एक तरह से तो ये इसका दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो मुझे लगता है कि आर्मी मानना भी नहीं चाहती कि हमसे हुआ है। दूसरा, जब आर्मी ये प्रोसेस करती है कवर अप की, तो ये समझ भी आता है कि गलती हुई है। यानी एक तरह से ये एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है। आप ऐसा मानती हैं? देखिए, मैं तो खुद इतनी हैरान थी कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर खुद जा रहे हैं, गवर्नर जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जा रहे हैं। पता नहीं, शायद ये रीजन था कि इलेक्शंस थी, या ये था कि अब आर्मी इसलिए मान रहे हैं कि आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करी है इसमें, और उसमें अपने बंदों को कुछ को सजाएं दी गई ऑलरेडी। उनको बड़ा एक सिवियर डिस्प्लेजर दिया गया है, बहुत ही
घोर अप्रसन्नता वाला उनको रिमार्क्स दिए गए हैं, जिससे कि उनका करियर के ऊपर आगे जाके बहुत फर्क पड़ने वाला है। पर और जिन लोगों के यहाँ पे जिस पोस्ट के ऊपर इन लोगों की मौत होती है, वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चल रही है, समरी ऑफ एविडेंस की स्टेज पर है। आर्मी मान रही है। अगर आर्मी नहीं मान रही होती तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर जाके फैमिली से उनके साथ मीटिंग्स करके उनको एश्योर क्यों करते बिल्कुल। है ना। सो आर्मी भी मान रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मान रही है, बिकॉज उन्होंने उनको प्लॉट्स दिए हैं, जिनके परिजनों की डेथ हुई है उस फैमिली को एक एक प्लॉट दिया है काफ़ी दूरी के ऊपर। जॉब्स दी हैं बाई मेकिंग सम चेंजेस, जो प्रोविजंस है उसमें टेम्परेरी उनको जॉब्स दी गई हैं उनकी वाइफ्स को, और एक की वाइफ ने एक्सेप्ट करा है, 2 के भाइयों को क्लास 4 जॉब मिली है। सो समवेयर हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात विष्णु, एक एफआईआर लॉन्च हुई है। 3 लोग जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे वो नहीं करते हैं। आर्मी वाले उनके फैमिलीज के सामने, गांव वालों के सामने उनको लेके जाते हैं, गांव वालों के सामने उनको टॉर्चर कराया जाता है। एक मस्तान धारा पोस्ट है, 3 पोस्ट पे उस दिन टॉर्चर हुआ था। सो ये ऐसी चीज है जो ये चाह के भी नहीं मना कर सकते, इसको नहीं कवर अप करा जा सकता। और ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी ऐसे किस्से हो चुके हैं। जैसे एक अमशीपुरा का केस था, शोपिया का, जहाँ पे कैप्टन ने 3 लोगों को मारा था बोल के कि आतंकवादी है, और वो नहीं थे। और वहाँ पे भी सेम यही वाला एक फॉर्मूला यूज करा जाता है, लोगों को पैसिफाई करने के लिए, उनके परिवारजनों को पैसिफाई करने के लिए जॉब्स और ये सब दिया जाता है, फिर वो केस कोर्ट में जाता है। तो ये तो रेगुलर कवर अप तो इनका चलता ही है। जतिंदर, इस पूरी घटनाक्रम के बाद पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में बताइए कि वो रिपोर्ट क्या कहती है, क्या बताती है। विष्णु जी, ये जो इनके फैमिलीज थी जिन 3 की डेथ हुई है, उनको पोस्टमार्टम के पहले उन लोगों की बॉडी नहीं दिखाई गई। जब वो लोग बफलियाज पहुंचते हैं आर्मी कैंप में, तब तुमको ये बताया जाता है कि पोस्टमार्टम चल रहा है। और पोस्टमार्टम के बाद में एक तो उस पोस्ट के ऊपर जो ये बेस है, आर्मी बेस, वहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं है कि वहाँ पे इस तरह के केस में कोई पोस्टमार्टम की जैसे कोई एक्सरे फैसिलिटीज़, कोई एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे एलिगेशन सिंह, इनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करा गया, और फिर परिवार जो उन्होंने जो हमारे साथ वीडियो शेयर करी थी, उनकी जब बॉडीज़ उनके हवाले कर दी जाती है अल्टीमेटली, और उनके बेरियल के पहले, उनके दफनाने के पहले जब उनको नहलाया जाता है, उसके सब जो उन्होंने वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करी, इस तरह के जब बॉडी के ऊपर इतनी टॉर्चर के निशान हो, उसके लिए कोई एक्सरे, कोई एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं थी उस कंपनी में। लेकिन जल्दी इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की प्रेजेंस में उन्होंने उनका पोस्टमार्टम कर दिया। लेकिन आज तक परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की क्या फाइंडिंग्स है वो ही नहीं बताई गई, उनको नहीं दिया गया, बार बार मांगने पर भी उनको नहीं दिया गया। मतलब 22 दिसंबर 2023 की घटना है जी, और आज 2025 चल रहा है जी, तब तक नहीं नहीं, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं दी गई हैं, उनको नहीं पता है कि उसमें क्या फाइंडिंग्स है, जबकि उनका हक है लेना। और ना ही उनका जो सामान था वो परिवारजनों को वापस कर दिया गया, आधार कार्ड, उनके वॉलेट्स, उनके कार्ड्स, बाकी उनका कैश, उनके फोन्स, उनके कपड़े, कुछ भी परिवार वालों को नहीं दे गए, कुछ भी नहीं दिया गया। और कोई फाइंडिंग्स नहीं बताई गई हैं इस केस में, क्या प्रोग्रेस हुआ है पोस्टमार्टम, बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एफआईआर का एक बड़ा अहम हिस्सा होती है, जिसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती है, जिसके ऊपर फर्दर सेक्शंस लगती हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक, उनको ये नहीं पता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स उसमें क्या लिखा हुआ है। जतेंद्र, अब ये आपकी स्टोरी तो बहुत ही दिल दहला देने वाली भी है और बहुत सारी जानकारियों वाली भी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें आती है कि जो 3 लोग मरे थे उनमें से एक थे सफ़ीर अहमद जी। आप बता रही हैं कि वो आईबी इंफॉर्मेंट भी थे जी। ऐसा आदमी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आईबी को जानकारी देने वाला है, यानी आईबी से कनेक्टेड है, क्या आर्मी को नहीं पता था कि ये हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी रिसोर्सफुल हैं, तब भी मौत हो जाती है? कैसे होता है ये सब? देखिए विष्णु जी, एक तो ये बात है कि उस समय मुझे सफ़ीर अहमद के भाई जो कि बीएसएफ में है, नूर अहमद, अच्छा, उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि एक पॉइंट पे आर्मी ने सफ़ीर अहमद से बोला था कि तुम हमारे लिए काम करो। सफ़ीर अहमद आईबी के लिए काम कर रहे थे और आर्मी ने बोला था तुम हमारे लिए काम करो, और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ।
उन लोगों के मन में ये भी बात है कि शायद उन्होंने उस समय मना करा था, इसलिए उनके ऊपर गुस्सा था। पर ये भी, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे देश में ये जो अलग-अलग फोर्सेस काम कर रही हैं, इनमें आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है। इनको ये नहीं पता है, ऊपर से ये बताया गया कि जो साथ में जिन लोगों को टॉर्चर करा गया था, जो इंजर्ड है, उन्होंने बताया कि सफ़ीर अहमद ने वहाँ पे बोला था कि मैं आईबी के लिए काम कर रहा हूँ, और ये सुनते ही उसका टॉर्चर और ज़्यादा शुरू हो गया। सो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि आईबी के लिए काम कर रहे हैं। प्लस आर्मी के पास लिस्ट होती हैं, जो कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन लोगों ने लिस्ट बना के रखी थी, क्योंकि इनको कभी भी भरोसा नहीं है इनके ऊपर पूरे तरीके से, तो इन्होंने एक ओवरग्राउंड वर्कर्स की लिस्ट बना के रखी होती है, जो कि ये माना जाता है कि ये लोग उन लोगों के मिलिटेंट्स में के साथ, उनके हैंडलर्स के साथ ये लोग इन टच हैं, या जो भी है। तो एक लिस्ट होती है और इनके ऊपर एक नज़र रखी जाती है, टू द एक्सटेंट कि इनके फ़ोन्स वगैरह भी टैप करे जाते हैं, जो हमें भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस में पता चला था। पर सफ़ीर के केस में तो सफ़ीर का नाम भी लिस्ट में नहीं था। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस ये बोलती है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे पास प्रूफ्स आए हैं, जो ये लिस्ट ये आई थी उसी समय ऑपरेशन पंगाई में, कि इन लोगों को उठाया जाए, इनसे पूछगिछ की जाए, इनका इंटरोगेशन करा जाए, उसमें तो इनिशियली सफ़ीर का नाम था भी नहीं। अच्छा। जी, फिर भी उसको उठाया गया, उसको टॉर्चर करा गया, और इतना ज़्यादा टॉर्चर करा गया कि उसकी मौत हो गई। सो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था, बट हैरानी की बात यह है कि पता होने के बावजूद भी इनको टॉर्चर करा गया। अब आगे के लिए मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि उस घटनाक्रम के बाद, मतलब आर्मी के बारे में आपने बहुत संक्षिप्त में पहले भी बताया कि क्या चल रहा है, अभी स्थिति क्या है इस घटना की? मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की क्या स्थिति है? उस समय देखिए, हमें भी उस समय पिछले साल जो हमें पता चला था, वो ये था कि बेस्ड ऑन वो जो वीडियो जो लीक हुआ था, उसमें एक पीछे से एक आवाज़ आती है कि कमांडर साहब पूछ रहे हैं कि कुछ पता चला? तो उस समय पता चला, हमें ये समझ आ गई थी कि वहाँ पे एक ब्रिगेड कमांडर हैं, जिन्होंने कि ये पूछा है कि कुछ पता चला, यानी कि कोई सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ पे, जो ये कंटिन्यूसली जिस जगह पे टॉर्चर हो रहा था पूछ रहे हैं और उनसे खबर ले रहे हैं कि कुछ बताया किसी ने। सो ये ब्रिगेड कमांडर, जैसे आपको थोड़ा समझाती हूँ कि जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे कि इस पूरे उसको एरिया को सेक्टर्स में बांटा गया है, 13 सेक्टर्स हैं। तो ये जो रोजरी वाला है 13 सेक्टर के अंडर आता है, जिसका हेड की एक ब्रिगेडियर होते हैं। अब ये बात थी कि उस समय भी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अब आर्मी में इतनी ज़्यादा, जैसे अब इनका एक जो सिस्टम होता है कमांड का, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक लेवल पे सडनली किसी ने ऑर्डर्स दिए और ऊपर सीनियर्स को खबर ही नहीं है। सो अब जो हमारे पास नए डॉक्यूमेंट्स जो और प्रूफ आया है, उसमें ये पता चला है कि उस समय वहाँ पे 5 ऑफिसर्स मौजूद थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, जो कि GOC 16 कोर्स थे, आजकल 16 कोर थे और आजकल IMA के कमांडेंट हैं, और एक मेजर जनरल मनीष गुप्ता थे, जो कि GOC CIF रोमियो फोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी फोर रोमियो रजौरी एरिया के थे। कर्नल मिथिलेश ओझा थे, एक मेजर राजकुमार थे, और साथ में एक ब्रिगेड कमांडर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर P आचार्य थे। सो इसके पहले कि इन्होंने इन लोगों को उठाया, मेजर जनरल मनीष गुप्ता इनको लिस्ट भेजते हैं, ब्रिगेडियर आचार्य को, ये फर्दर अपने जूनियर्स को आगे भेजते हैं, और उस लिस्ट में होता है, फिर उस लिस्ट को बार बार रिवाइज करा जाता है कि अलग अलग रिसोर्सेज से एक सोर्स है इनका, कोई अननोन सोर्स उन्होंने बता रखा है, एक टेरिटोरियल आर्मी के एक मेजर का नाम है, अलग अलग जगह से इनको ये लिस्ट मिलती हैं, और ये इन लोगों को अलग अलग बेसिस पे लेके जाते हैं। जो हमें पता चला है अपने सोर्सेज के थ्रू, एक सीनियर ऑफिसर जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे, उन्होंने बोला कि पहले ये सोचा गया था कि ये सब लोगों को एक जगह पे डेरा की गली लेकर जाया जाएगा, जहाँ पे कि इन सब लोगों ने एक आप समझ लीजिए कि कमांड सेंटर, एक ऑपरेशन सेंटर या बेस एस्टैब्लिश कर रखा था, ताकि इनको जो भी खबर मिले उसके हिसाब से, जो भी अगर इनको लगे कि सच में इनके पास कोई खबर है, तो हम साथ के साथ ही एक्शन लेके मिलिटेंट्स को ढूंढ सकते हैं या अपने लोगों को, उनके हेड्स रिकवर कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली। जतेंद्र, जो आपकी पहली रिपोर्ट थी उसमें आपने ये इशारा तो किया था कि इतना बड़ा कांड बिना बड़े अधिकारियों की जानकारी, उनकी निगरानी के बिना संभव ही नहीं। अब जो आपने फॉलोअप रिपोर्ट की है उसमें आपके पास व्हाट्सएप चैट के एक्सेस हैं, जो आपकी बात को पुष्ट भी करते हैं कि अधिकारियों को इस कांड की जानकारी थी, उनकी निगरानी में ये सब हुआ है। जी, मेरा सवाल ये है कि इन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? जी विष्णु जी, पहली बात तो है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स नहीं, इवन जो कोर्ट के सामने ब्रिगेडियर आचार्य जी ने चैलेंज करा है, जो ऑर्डर्स उनके अगेंस्ट हुए हैं, जो उनको पनिशमेंट मिला है, उसमें ही पता चलता है, अलग अलग लोगों की टेस्टिमनीज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कि उस दिन वहाँ पे 2 जनरल रैंक के ऑफिसर्स
और एक कर्नल रैंक के ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर और एक मेजर रैंक के ऑफिसर। ये 5 सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने कि कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करा था डेरा की गली में, जो कि सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से ये लोग सिर्फ डेरा की गली में जो टॉर्चर हो रहा था वही उसी को नहीं देख रहे थे, बल्कि वो जो वीडियो जहाँ से लीक हुई है वो डेरा की गली का ही था, और इन लोगों ने ये वीडियो आपस में भी शेयर करी है। और बल्कि ये जो बाकी 2 जगह पे बफलियाज में और मस्तांद्रा पोस्ट में जो टॉर्चर हो रहा था उसको भी ये लोग कंटिन्यूसली सुपरवाइज कर रहे थे। और रही बात इनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, तो जो ये लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन है, इनको इस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहाँ पे कि फ्यूचर ऑफिसर्स की ग्रूमिंग होती है, उनको ट्रेन करा जाता है, बल्कि 30 और देशों से भी कैडेट्स आते हैं और उनकी भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। तो उनको एक इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह पे भेज दिया गया है, जिन्होंने अपने सामने, जिनकी आंखों के सामने, जिनकी कमांड के अंडर, जिनके कंट्रोल के अंडर इतना बड़ा वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, उनको वहाँ पे भेजा गया है फ्यूचर ऑफिसर्स को ग्रूम करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। रही बात मेजर जनरल मनीष गुप्ता की, वो अभी भी वहीं पे पोस्टेड है, वो अभी भी GOC CIF रोमियो फोर्स हैं। ब्रिगेडियर आचार्य की बात आती है तो उनको 2 साल का सिवियर डिस्प्लेजर ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिससे कि उनके प्रमोशन, उनके NDC जाने के चांसेस, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए वो कोर्ट गए हैं। इसलिए कोई कोर्ट नहीं गया कि हमसे किसी ने गलत कर दिया, किसी को सज़ा नहीं मिली, या बाकी अधिकारी जो शामिल थे उनको सज़ा नहीं मिली। अगर वो शायद कोर्ट नहीं जाते तो हमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पता चलती। अच्छा। जी, तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये बोला है कि ये जो GOC हैं रोमियो फोर्स के, इनको भी पार्टी बनाया जाए, बल्कि इन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, इन्होंने मुझे लिस्ट दी थी, इन्होंने सब ऑर्डर्स दिए थे, ये तो सब वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं तो था ही नहीं। और एक्चुअली ब्रिगेडियर आचार्य की जब ये इंसिडेंट होता है उसी समय उनको शाम को ये बोला जाता है, जो उन्होंने सबमिट करा है, कि उनको बोला जाता है कि भैया तुम्हारी यहाँ से पोस्टिंग हो गई है, यू आर पोस्टेड आउट। लेकिन क्योंकि उस एरिया का उनको जब तक नए ऑफिसर आएंगे, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होगा, प्लस उस समय आर्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, थोड़ा भी मतलब उनको उतने से कम टाइम में काफ़ी कुछ करना था। और ब्रिगेडियर आचार्य को ऑलरेडी उस जगह का पता था, तो उनकी ड्यूटी थी कि तुम्हें मिलिटेंट्स को पकड़ना है, हेड्स को रिकवर करना है, बॉडीज़ को हैंड ओवर करना है जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन है उनको, और ये सारा का सारा था। तो ब्रिगेडियर आचार्य को एक हिसाब से साइडलाइन करा गया था। उनका काम था, उनको सारी स्ट्रेटेजिक इनपुट इसलिए चाहिए थी कि बेस्ड ऑन दैट इनपुट कि यार हमें पता चले कि मिलिटेंट्स कहाँ गए हैं। तो ये था, तो ये सब ऑफिसर्स वहाँ पे थे। एक और जो हमें पता चला है फ्रॉम आवर सोर्सेस, वो है कि ये पता चला है कि और 2 लोगों को सिविल एसिड डिस्प्लेजर वाले ऑर्डर्स दिए गए हैं, बट उस हद तक नहीं कि अगर आप किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करो, और बाकी एक मेजर के ऊपर और थोड़े जवानों के ऊपर वो जो मसांद्रा पोस्ट में 3 लोगों की मौत हुई है उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रहा है। बस ये है अभी तक, इसके बियॉन्ड अभी किसी को और कोई सजा नहीं हुई है। ये तो बहुत चिंताजनक बात भी है, और हमारे ही लोगों के खिलाफ इतना बड़ा टॉर्चर हो जाता है और सजा नहीं हो रहा, और इतना लेट होते जाना, ये सारी चीज़ें बहुत एक खराब मतलब हमारी स्थिति की ओर इशारा तो करती हैं। विष्णु जी, आप इससे हिसाब लगाइए कि ये लोग भी जो मरे हैं, जिनको इतने बुरी तरीके से टॉर्चर करा गया, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई लेना देना नहीं था ऐसे आतंकवादी गतिविधियों से। और मर्डर होता है, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, राइट। तो इसमें अगर आपका कुछ 1 साल के बाद में उस FIR के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। मुझे किसी के जिन लोगों की डेथ हुई उनमें से किसी एक के रिलेटिव ने बताया कि हमने जब बता के उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि इस FIR के ऊपर कोई काम नहीं करना। जब मैंने खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा, मुझे भी यही बोला गया कि मैडम इस FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और होएगी भी नहीं। होएगी भी नहीं। मतलब इतनी छूट है कि आप अपने ही लोगों उसका को मार ले। उसका शायद रीजन ये हो सकता है कि अब प्रेशर का ये लगाइए कि उस समय जब ये टॉर्चर हो रहा था, जब ये सब हो रहा था, तो एक जो रूल्स ये बोलते हैं कि आपको पुलिस को साथ में लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हो रहा था। अब ये एक FIR के ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, आप इसी से हिसाब लगा लीजिए कि आर्मी ने 2 जनरल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि जहाँ से कि सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करनी चाहिए। चाहे आपके बंदों के ऊपर एम्बुश हुआ है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनकी जानें गई हैं, फिर आपने सिविलियंस को उठाया है, सिविलियंस को टॉर्चर करा है, उनकी जानें गई हैं। हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी फिक्सअप होनी चाहिए थी, जिनके ऊपर एक्चुअली आपको पूछना चाहिए था या एक्शन लेना चाहिए था, उनको तो आपने जाने दिया। हाँ, जैसे कि
हम लोग जो न्याय की बात, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो पूरे मामले में समझ आ रहा है कि आर्मी ऐसा कर रही है कि भले 100 निर्दोष लोगों को सजा हो जाए, लेकिन एक गुनहगार नहीं छूटना और चाहिए। विष्णु जी आप ये देखिए कि ये एक ऑपरेशन बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जिसकी डायरेक्शंस आई हैं ऊपर से। बिकॉज अगर एक जगह पे आप ये समझ लेते कि जिन लोगों जिनके संगी साथी जिनकी जानी गई हैं, उन लोगों में आक्रोश हो, उन लोगों में दुख हो, उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो, और उन्होंने जाके कुछ वो डिसिप्लिन के बियॉन्ड उन्होंने कुछ करा हो, तो आप समझ सकते हो। लेकिन 3 कंपनी ऑपरेटेड बेसिस के ऊपर साइमल्टेनियसली लोगों को उठाया जाता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, लोग मर जाते हैं, फिर उसको कवर अप करा जाता है, फिर फौज आके पैसे देती है, उनको एश्योरेंस दी जाती है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई ऐसा रैंडम सी चीज नहीं थी, ये सोची समझा एक ऑपरेशन था कि इन लोगों को उठाना है, इनको मारना है, इनसे कुछ उगलवाना है। जतिंदर, लेकिन अगर सजा नहीं होगी जी इस मामले में ठीक से इंक्वायरी नहीं होगी, तो ऐसे अफसरान का, ऐसे अधिकारियों का मनोबल ही बढ़ेगा जो कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानना चाहते हैं। बार बार ऐसा हो सकता है, ये डर तो है, हमारे ही लोगों के साथ ऐसा हो सकता है लगातार। रही बात बार बार ऐसा होने की विष्णु, इसके पहले भी बहुत ऐसे किस्से हो चुके हैं। अब जो जहाँ पे एक्चुअली फौज ने एक्शन लिया है, उसमें से एक वो एक्शन लेके भी नहीं लिया है, वो एक किस्सा है 2020 का। अंशीपुरा में एक शोपिया में एक कैप्टन ने 3 लोगों को आतंकवादी कह के मार दिया। और उनको बाद में उनको जब बल्कि कोर्ट के ऑर्डर से उनकी बॉडीज जो दफनाई गई थी उसको निकाला गया, फिर पता चला ये तो बेचारे नॉर्मल नागरिक थे, ये तो आतंकवादी थे ही नहीं, ये तो हमारे खुद के बंदे थे। उसके बाद में जब केस चलता है और जब उसका कोर्ट मार्शल होता है और उसको एक लाइफ सेंटेंस मिलता है, तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बेल दे दी, राइट। अगर उस समय एक एक्शन होता है ना, तो शायद ये सारी घटनाएं नहीं होती। एक सॉलिड अगर उस समय एक एक्शन होता है ना, एक एग्जाम्पल सेट होता। और सबसे बड़ी बात कि क्या प्रोविजंस हैं कानून में या नहीं है, ये सबको पता है। एक तो वैसे देश का कानून है, ये पता ही है कि आप जाके किसी का कत्ल नहीं कर सकते, किसी को यूं नहीं मार सकते। और अगर हम ये भी बोले कि आर्मी के पास एक स्पेशल पावर्स हैं ऑपरेट करने के लिए, जम्मू कश्मीर रीजन में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसकी भी हर ऑफिसर को वहां पे पोस्ट होने से पहले प्रॉपर बैटल स्कूल में उसकी ट्रेनिंग मिलती है, उसके बारे में समझाया जाता है। जितना मिलिटेंट्स के बारे में बताया जाता है, उतना आफ्सपा के बारे में भी बताया जाता है। उसके बावजूद भी लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। इसको ऐसे जोड़ें तो कई बार हम लोग कैरवन में लिखते भी रहते हैं कि अगर 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उस पे न्याय मिलता तो 2002 नहीं होता। जी, ये इसी तरह की तो बात है। बिल्कुल। वहाँ एक पॉलिटिकल है पूरा मामला, यहाँ आर्मी एक इंस्टीट्यूशन शामिल है। और सबसे बड़ी बात कि जब टॉप के जनरल्स इसमें से निकल जाते हैं, तो और उनको ये नीचे वालों को पता है कि ऊपर वाले निकले हैं, उनको खुद को बचना है, तो हमें भी बचा ही लेंगे। इतनी सारी बात तो हो रही है, मेरा एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि आपको कितना लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा इस मामले में। और मैं दूसरा सवाल इसके बाद आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आज, क्योंकि आपने विजिट भी किया है उन इलाकों का, आज वहाँ के गांव वालों की स्थिति क्या है, वो कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को, भारतीय स्टेट को कैसे देख रहे हैं और आर्मी को कैसे देख रहे हैं। देखिए विष्णु, जहाँ तक ये है कि इंसाफ कितना मिल जाएगा, ये आइडियली कितना मिल जाएगा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मिलना चाहिए, हम ये बात करेंगे। बिल्कुल उतना ही मिलना चाहिए जितना इस देश में किसी और नागरिक के कत्ल होने पे मिलता है, किसी और के टॉर्चर होने पे मिलता है, वही सेक्शंस लगनी चाहिए। और रही बात कि अभी हम गांव में क्या हाल है, देखिए ये गांव बहुत ही दूर दूर है, बहुत पिछड़े हुए गांव हैं, बड़े बड़े कठिन रास्तों से यहाँ पे पहुँचा जाता है। और मुझे याद है कि जब मैं 2024 की जनवरी में जब मैं वहाँ पर गई थी, तो शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स तो है नहीं। तो हमें जो चीज़ यहाँ पे शहरों में रियलाइज़ नहीं होती है वो ये है कि स्ट्रीट लाइट्स के कारण हमें समझ नहीं आती कि एक्चुअली अंधेरा कब होता है। वहाँ पे गाँव के नीचे सिर्फ जंगल ही है, और ये वही जंगल था जहाँ पे आज तक वो मिलिटेंट्स घूम रहे हैं, जहाँ पे अभी भी उन मिलिटेंट्स को आर्मी नहीं पकड़ पाई है।
तो वहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, सड़क से एक पगडंडी जाती है और जब बर्फ़ गिरती है तो उन लोगों ने, जब मैं गई थी तब बर्फ़ नहीं गिरी हुई थी, पर लोगों ने मुझे बताया कि मैम जब बर्फ़ गिरती है तो पूरा रास्ता फिसलन वाला हो जाता है, बिकॉज़ ये पूरी बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे। तो जीवन बहुत मुश्किल है, छोटी-छोटी चीज़ों, जैसे आर्मी ने जब उसके बाद में इस सबको कवर अप करने के लिए जब इन्होंने बोला कि हम आपके गाँव में सड़क बनाएँगे और बच्चों को नोटबुक्स और पेंसिल्स दे दी, सद्भावना उसमें में एक स्कूल को पेंट कर दिया, एक डिस्पेंसरी को ठीक-ठाक कर दिया। तो लोगों में ये था कि पता नहीं अब क्या ही होने वाला है हमारे गाँव में, कहाँ के सोलर लाइट्स लग जाएँगी, सड़क बन जाएगी, पानी आ जाएगा, लेकिन आज तक खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं सड़क और पानी वाला। तो अभी भी मैं जब गई थी तो रास्ते में बड़े-बड़े हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं हमारी स्टोरी के साथ, आई एम श्योर हम लोग अपनी वीडियो में भी दिखाएँगे। तो बड़े-बड़े गड्ढे हैं उसमें, अभी भी वहाँ पे जाना उतना ही मुश्किल है। और अभी भी, और उन लोगों ने तब मुझे बोला था कि मैम हम रात को शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते हैं, हम गाँव के बाहर नहीं जाते हैं, जबकि मैं उस समय भी बहुत लेट गई थी और इस बार भी। और रही बात कि इस समय गाँव वाला का आर्मी की तरफ से क्या है, तो देखिए सबसे ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है कि जिनकी फैमिलीज़ होती हैं, गरीब लोग हैं, अ, इनको ये था कि अभी जो भी करा 48 आर ने करा, जो नए वाले लोग हैं वो अच्छे हैं, अब हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर ये जो एक आस है कि हमसे बोला गया था कि हम टाइम बाउंड वे में हम जल्दी ही आपको जस्टिस देंगे, जिन लोगों ने ये करा है हम उनको उनकी सज़ा दिलाएँगे, ये वो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। ये इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि धोखा हो गया हमारे साथ, क्योंकि उस समय जल्दी-जल्दी जब देखिए एक मंत्री जी आ रहे हैं तो अगर डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं वहाँ पे तो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल तो जाएँगे, तब तो बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत इनको एश्योर करा गया, बल्कि फ़ोन नंबर्स तक दिए गए। पर जो फ़ोन नंबर मेरे पास आया इनके थ्रू, वो फ़ोन नंबर पे तो कोई उठाते ही नहीं है। अब कोई दोबारा इनको मिलने नहीं गया, ना आर्मी से, ना पुलिस से, ना मीडिया वाले। तो सब लोग भूल गए। याद सिर्फ़ उनको है जिनके परिजन गए, या जिनको इतना टॉर्चर कराया गया है कि वो आज भी काम करने की हालत में नहीं है, और एक डर उनके मन में अलग से है। जतिंदर, अब हमने स्टोरी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, बहुत सारी जानकारी जुटा ली है, जान लिया है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है कि हमारी स्टोरी को, जो पहले वाली आपकी स्टोरी थी, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उस पे रोक लगा दी गई थी। उस बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ था, क्या नोटिस था, क्यों लगाई गई थी रोक? विष्णु, जो मुझे याद है शायद 12 फरवरी को हमें नोटिस मिला था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, और उन्होंने हमें बोला था कि आप अपनी स्टोरी को 24 घंटे के अंदर अंदर आप इस स्टोरी को हटा दीजिए, जो हमने वीडियो बनाई थी उसको भी हटा दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपकी सारी की सारी वेबसाइट ही बंद कर देंगे। ऐसे ड्रैकोनियन ऑर्डर्स थे। ऑफ कोर्स हमने इनको हाई कोर्ट में चैलेंज कराया, तो उस समय उन्होंने हमको बोला था कि आपकी जो स्टोरी है इट रॉन्गफुली पोर्ट्रेट द एलिजेड एक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एज अ प्री प्लान्ड ऑपरेशन, यानी कि ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था। पर अब हमारी जो स्टोरी है उसमें हमने पूरे सबूत दिए हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्टेटमेंट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के सामने जो पिटीशन सबमिट की गई है ब्रिगेडियर आचार्य के द्वारा, और जो उसमें इतना सारा ढेर सारा एविडेंस दिया गया है, इस सबसे बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑपरेशन प्री प्लान था, जिसमें कि हर पल हर क्या करा जा रहा है, किसको उठाया जा रहा है, कितना मारा जा रहा है, किसकी मौत हो गई है, कब मौत हुई है, किन हालात में हुई है, फिर उनका ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ, ठीक है। सीनियर ऑफिसर्स जो कमांड के थे, 2 जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, एक कर्नल थे, मेजर्स थे इन्वॉल्व, इन सबको हर पल इसकी खबर थी। इन लोगों ने पूरा प्लान करा था, एक रात पहले मैसेजेस आ जाते हैं किसको उठाना है, क्या करना है, किस, सिर्फ एक फ़र्क ये था कि जो एक हमें किसी ऑफिसर जो कि इन्वॉल्व थे उन्होंने बोला था कि पहले डेरा की गली में डिसाइड करा गया था, और बाद में 3 जगह पे ये इकट्ठे इनका टॉर्चर शुरू होता है, इंटरोगेशन शुरू होती है, वही हम लोगों ने स्टोरी में लिखा था। और हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये सब प्री प्लान था, इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करा गया है इस ऑपरेशन को। तो हमने उसको चैलेंज भी करा है अभी कोर्ट में। तो ये है जतिंदर, पूरा मामला जी। आतंकी कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, आतंकी को खोजने के लिए हुआ, 2 जवानों के सर काटे गए थे, उन सर को खोजने के लिए ये पूरी कवायद की गई, ये पूरा जी। कांड का आधार वो है। जी। अभी क्या स्थिति है, क्या आतंकी मिले, क्या जवानों के सर मिले, ये सारी बातें आपको पता है तो बताएं। विष्णु जी, इस ऑपरेशन में जो एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व थे, उन्होंने हमें बताया है कि आज तक वो दोनों आतंकी जिन्होंने कि इस आर्मी पार्टी के ऊपर हमला करा, हमारे जवानों को मारा, उनके सिर काट के लेकर गए, उनको आज तक नहीं पकड़ा गया है।
वो नहीं पकड़े जा सके, और जो हमारे दोस्त सिर लेकर गए हैं उसमें से भी बहुत दिनों के बाद में एक सर रिकवर करा गया था, और एक सर अभी भी रिकवर नहीं करा गया। और आप देखिए इसका बिल्कुल क्लियर कट एक रीज़न जो समझ आता है वो ये है कि इनका एक अपना इंटेलिजेंस फेलियर था। दूसरा ये कि जो आर्मी के आंख और कान हैं, जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है, पुंछ से जो एलओसी है वो 10 किलोमीटर के करीब दूर है, लेकिन जो उस टेरेन में जहाँ पर कि इन लोगों को समझ है कि ये जंगल का रास्ता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ से, जो कि इनके बिना आर्मी एग्जिस्ट, जैसे कि बोला जाता है कि कश्मीर में आर्मी लोगों के साथ नहीं, लोग आर्मी के साथ रहते हैं। आपने कोड भी किया है ये। हाँ, सो अगर अगर ये हालत है और इसमें आप अपनी इन्हीं लोगों के साथ इतना गलत कर देंगे, तो फिर आपको फर्दर कोई इंटेलिजेंस टिप ऑफ नहीं मिलेगा। और उसका नतीजा देखिए, एक तो ये कि पिछले 2 साल में आप ये भी देखिए कि कितने ज़्यादा पीर पंजाल वाले एरिया में आर्मी के ऊपर जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए हैं, कितने कितने ऑफिसर्स और जवान्स की जानें गई हैं, कितना नुकसान हुआ है आर्मी का। और दूसरा ये है कि इस केस में भी कुछ नहीं बना आज तक। ये तो बहुत गंभीर बात आपने की है कि आर्मी को नुकसान हो रहा है, अटैक्स बढ़ रहे हैं बड़ी आर्मी मुश्किल पर। से गुज्जर्स और बकरवाल्स के साथ आर्मी के रिलेशंस ठीक हुए थे। ये सद्भावना जो इनकी ऑपरेशन कैंपेन है उसके अंडर, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ कैसे लोगों के साथ मिक्सअप होना है, कैसे इनको अपने सोर्सेज बनाना है। और जब जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में आर्मी का प्रेजेंस बढ़ गया, तो उनको भी लगा कि अब तो हम इनके साथ काम करना ही है, करना ही पड़ेगा, इनके साथ ही मिलजुल के रहना पड़ेगा। पर ये सब जो ऐसी घटनाएं होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं वहाँ पे, जो जिस काम के लिए ये राष्ट्रीय राइफल्स वहाँ बैठी हुई है, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, तो उन्हीं को नुकसान जी, होता है। जी। जतिंदर, उस घटना के बाद 26 लोगों को उठाया गया जी, अलग अलग गांव से। जी। ये क्या चुपचाप किया गया कि सब लोगों के सामने हुआ? ये चुपचाप नहीं करा गया विष्णु। अगर हम टोपा पीर की बात करें, तो ये 9 के 9 लोगों को इनके परिवारजनों के सामने, इनके गांव वालों के सामने लेकर गए थे। बाकी जगह से किसी को रास्ते से ले लिया, किसी को कैसे उठा लिया। और जो इनका टॉर्चर करा गया था, जो मस्तांद्रा पोस्ट पर था, उसको तो आप देखिए, एक एक के फादर उसके साथ है, सुबह के टाइम पे, सुबह सुबह लोग घर के काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से साथ में ले गए कि बस अभी छोड़ रहे हैं, अभी आ रहा है ये। और कुछ तो साथ में चल पड़े आराम से कि हाँ बस मैं अभी आया करके। और एक की बीवी, जैसे शौकत की जो बीवी थी फातिमा, वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे शबीर की बीवी रकिया भी प्रेग्नेंट थी। इन दोनों के बच्चे इनके मरने के बाद में हुए हैं दोनों के। तो आप सोचिए कि जब ये टोपा पीर से जो मस्तानदरा पोस्ट है, जब इनको वहाँ पे चला के गए, तो जो शौकत के ससुराल थी वो मस्तानदरा पोस्ट के बिल्कुल नीचे उसका घर है। तो उनके घर से उसके ससुराल वालों ने, सबने, और उसकी बीवी ने उसको टॉर्चर होते, जब उसके एक ससुराल में से किसी औरत ने बताया कि इसको तो यहाँ पे मार रहे हैं, इसको डुबो रहे हैं, तो उसकी बीवी ने खुद उसको देखा कि कैसे उसको पानी की टंकी में डुबोया गया, कैसे उसको उसमें बिजली का वो फेंका गया। और इन लोगों ने सामने टॉर्चर होते हुए देखा है, बहुत लोगों ने। पर हैरानी की बात यह है कि इस दिसंबर के करीब, मेरे जाने के बाद की बात है, जब वहाँ पे कुछ लोगों को जो इंजर्ड थे उनको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने पेश करके उनके स्टेटमेंट्स ली गई है। पर जिन लोगों के लोग मरे हैं उनसे आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई, ना पुलिस में ना आर्मी में। ये तो बहुत शॉकिंग है। ये बहुत ही शॉकिंग है जी। जतिंदर, आपकी ये दोनों रिपोर्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, रिवीलिंग है, और आपसे बात करने के बाद हमने बहुत कुछ जाना है। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपने जो लिखा है उसमें हमारे दर्शक जाकर पढ़ सकते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।